मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला पर आज इतिहास, आस्था और कानून ने एक साथ दस्तक दी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ये साफ कहा है कि भोजशाला सिर्फ एक विवादित ढांचा नहीं है, बल्कि राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा और हिंदू उपासना का केंद्र रहा है। कोर्ट ने इस बात को भी माना है कि इस स्थल पर हिंदू पूजा अर्चना की परंपरा कभी नहीं टूटी है। अयोध्या केस की मिसाल का हवाला देते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलों को स्वीकार कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला विरासत की नई व्याख्या बनने जा रहा है? क्या अदालत का ये फैसला देश में इतिहास बनाम हकीकत की बहस को नया मोड़ देने जा रहा है? क्या भोजशाला पर अब दशकों पुराना विवाद खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है? आज इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। हरिशंकर जैन हमारे साथ वकील जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे कि जो कोर्ट का फैसला सामने आया है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले रिएक्शन कोर्ट का जो फैसला सामने आया उसको लेकर। देखिए, ये फैसला मील का पत्थर है, सनातन की जीत है, न्याय की जीत है और उन सब लोगों को एक सबक है जो समझते हैं कि हमने मंदिर तोड़ दिया और अब मस्जिद बना लिया तो बराबर हिंदुओं को चढ़ाते हुए उनके धर्म स्थान पर कब्जा रखेंगे। ये साबित हो गया है कि जो कुछ तलवार की नोक से हुआ है वो कलम की ताकत से तलवार की नोक के काम समाप्त हो सकते हैं। ये जीत इस बात की है कि देश की परंपरा, देश की संस्कृति, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। 700 साल से हिंदू तड़प रहा था देखकर कि हमारी माँ किस स्थान है, संस्कृत पाठशाला थी, माँ वाग्देवी की पूजा होती थी, वो छोड़कर आपने जबरदस्ती के लिए कब्जा करके हमको पूजा पाठ से रोक दिया। ऐसा ही नहीं, स्वतंत्र भारत में फर्दर अन्याय किया। तत्कालीन जितनी सरकारें थी सब तुष्टिकरण की राजनीति कर रही और केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को न्याय से वंचित रखा। 7/4/2003 को डायरेक्टर रेगुलर आर्कोलॉजी ने एक जबरदस्ती फरमान निकाल दिया कि शुक्रवार को मुसलमान या नमाज पढ़ेगी। कोई मतलब नहीं था, मस्जिद नहीं थी। तो ये बात है, जितनी अन्याय हुई है उन सब के हक की भरपाई इससे ही नहीं है। आने वाले समय में एक एक मंदिर, मैं घोषणा कर रहा हूँ इस बात की और दावे के साथ कह रहा हूँ, एक एक मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, चाहे 10,000 हो, 20,000, 30,000, 40,000 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में घूमकर उन मंदिरों को वापस लेने की प्रक्रिया हमारी अयोध्या केस के बाद से शुरू हो चुकी है। कई जगह केस चल रहे हैं। भोजशाला 11 मई 2022 को दाखिल किया था, 4 साल 4 महीने बाद आज न्याय मिला है। अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ है, अदीना मस्जिद है और कई जगह हैं जहाँ की हमको सबको लड़का। तो हरिशंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो आगे जारी रहने वाली है, यानी कि लंबी चलने वाली है। इस दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं तो और कौन कौन से मंदिर अभी इस वक्त आप सोचते हैं जहां पर आप आगे इसी तरह की न्याय की लड़ाई लड़ने वाले? समय कम है, दोबारा पूछे तब बताऊंगा। आज नमस्कार। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़े थे, वो इसे हिंदुओं की एक बड़ी जीत बताते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि आगे जो भी और कब्जे हैं उन्हें भी हम कब्जा मुक्त कराएंगे, क्योंकि हिंदुओं पर लगातार जो अत्याचार हुए हैं, उनके जो धार्मिक स्थल हैं उन पर जो कब्जा किया गया है, उन्हें धीरे धीरे इसी तरीके से न्याय की लड़ाई लड़के कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। तो आज एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आया है, जहां पर भोजशाला को पूरी तरीके से मंदिर घोषित कर दिया गया है। कोर्ट का यह फैसला अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। लंबी कानूनी लड़ाई इसके लिए लड़ी गई और उसके बाद कोर्ट ने आज हिंदुओं के पक्ष में भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है। हिंदू पक्ष की मांग ये लगातार की जा रही थी और इंदौर हाई कोर्ट की बेंच ने इस पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद अब हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दिया गया है।
हाईकोर्ट की तरफ से तमाम बातें कही गई है, जिसमें इस बात को माना है कि यहां पर कभी भी जो हिंदू परंपरा की पूजा थी वो खत्म नहीं हुई है। तमाम जो एएसआई की रिपोर्ट थी उनके पॉइंट्स को यहां पर पैरामीटर माना गया है और उसके बाद ये बड़ा फैसला आज आया। आप देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात जरूर कही जा रही है। ओवैसी का भी बयान आपसे कुछ देर पहले आया था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है, हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट पलट देगा। हालांकि आगे की बात है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो यही है कि हाईकोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला सामने आया है। धारकीय भोजशाला जिसको लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज जो फैसला सामने आया है वो जाहिर तौर पर हिंदुओं के लिए एक बड़ी जीत है। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के इस फैसले ने आगे और भी जो केसेस चल रहे हैं उनको भी एक दिशा मिलेगी। इस तरीके से हिंदू पक्ष से देख रहा है। हरिशंकर जैन भी इसी बात का जिक्र यहां पर कर रहे थे कि जिस तरीके से ये पूरी लड़ाई लड़ी गई है, अब उसमें हम आगे भी इसी तरीके से लड़ाई को जारी रखेंगे और जितने भी धार्मिक स्थल हैं जिन पर कब्जा किया गया है, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है, वहां पर अपनी धार्मिक पद्धति से पूजा पाठ हो रहा है, उन सारे धार्मिक स्थलों पर भी अब हम इसी तरीके से अपनी कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात जो इस वक्त कोर्ट के फैसले में सामने आ रही है वो ये कि भोजशाला को अब पूरी तरीके से मंदिर मान लिया गया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने भी कहा है कि यह हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। सर, ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक दिन, धार भोजशाला मामले को लेकर आज जो है उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला दिया है। सर, क्या बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला आज इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आया है। और मैं बताना चाहता हूं कि 30 सितंबर 2010 को राम मंदिर का 3 जजेस की खंडपीठ की तरफ से फैसला आया था, लखनऊ बेंच का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। उसके बाद वो मामला 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ। उसके बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल जजमेंट है राम मंदिर के बाद जो एक हाईकोर्ट से आया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सदियों से हिंदू समाज के लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ते आए हैं और ये मांग करते आए हैं अपने तर्कों के आधार पे, अपने तथ्यों के आधार पे कि इस पूरे मंदिर का जो परिसर है, ये जो पूरा परिसर है, ये हिंदू मंदिर का परिसर है, राजा भोज ने इसको बनवाया था, माँ सरस्वती, माँ वाग देवी का परिसर है, संस्कृत स्कूल ऑफ लर्निंग है। इन सारी बातों को आज हमारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने पूर्णतः माना है। और जो यहाँ पे 7 अप्रैल 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गलत आदेश पारित किया था, जिसमें मुस्लिम पक्षकारों को यहाँ पे हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी, कोर्ट ने आज उसको सिरे से नकार दिया है, सेट असाइड कर दिया, खारिज कर दिया है। और यहाँ पे हमें पूजा पाठ का कंप्लीट अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो माँ सरस्वती, माँ वाग देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, उसको वापस लाने के लिए जो हमारे प्रत्यावेदन है, सरकार उस पर गौर करे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये पूरा जो एरिया है ये एएसआई के कंट्रोल में, एक्सक्लूसिव कंट्रोल में है और जो हिंदू पक्षकार हैं उनको पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। मुस्लिम पक्षकार जो यहाँ पे नमाज अदा करते चले आए, कोर्ट ने कहा है कि अगर वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को देते हैं तो धार शहर के अंदर कोई एक उनको ऑल्टरनेट लैंड देने पे सरकार विचार करे। एएसआई रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष ने काफी, एएसआई रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष के जितने ऑब्जेक्शन थे कोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब 98 डेज का एएसआई सर्वे चला उस समय मुस्लिम पक्षकार भी वहां पे मौजूद थे, हिंदू पक्षकार भी मौजूद थे। सारी चीजें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के माध्यम से हुई हैं और उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो इलीगल हो या कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन करता हो। अब आगे क्या कुछ इसमें होने जाएगा? अब देखिए, आगे तो हम वहां पे पूजा पाठ करेंगे। अब बाकी जो जिसको आगे करना है वो आप उनसे सवाल पूछिए कि आगे वो क्या करना चाहते हैं। पर आज के आदेश के अनुपालन में मेरी ये मांग रहेगी कि वहां पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप जो मिला है उसको क्रियान्वित किया जाए, उसको इंप्लीमेंट किया जाए इंदौर हाईकोर्ट के जजमेंट। कितना बड़ा फैसला मानते हैं? बहुत बड़ा फैसला है, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और ये फैसला ये दिखाता है कि सनातन संस्कृति के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया है, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी, सनातन संस्कृति हमेशा अपनी लड़ाई के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी है और उसको कोर्ट के माध्यम से आज हमने जीता है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहा है, तो अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी वहां पे कैविएट दाखिल करके रखेंगे और अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे।
अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम विष्णु शंकर जैन एडवोकेट है। मैं इस केस में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से वकील था और कोर्ट के सामने अपनी बात इंदौर हाई कोर्ट के सामने रखी मैंने। कोर्ट में क्या हियरिंग्स हुई है, क्या दलीलें दी गई हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपने सुना। सीधे आपको धार लिए चलते हैं, अनुराग अमिताभ वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, इस वक्त धार में क्या माहौल आप देख रहे हैं? बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आज आया है। ये तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, होली मन रही है अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस तरीके से रंग गुलाल छिड़ककर हुरियारे जैसे होते हैं, जयघोष करते नजर आ रहे हैं इस वक्त मां सरस्वती का, और एक दूसरे को गुलाल लगाकर ये दिखा रहे हैं 1000 साल का इनके मुताबिक जो संघर्ष था उसकी पूर्णाहुति अब हुई है। और चारों तरफ आप देखेंगे तो रंग गुलाल से ये पूरा जो राजा भोज परिसर है ये इस तरीके से आज की जो जीत है एक दिन की जीत नहीं है। 2003 में हमने संघर्ष किया था, कई माता और बहनों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुए, कई लोगों बलिदान हुए, और बलिदान होने के बाद आज हमने संघर्ष करा, उसके बाद आज अगर ये जीत हुई है तो आज हमने न्याय के माध्यम से जीत हासिल करी है। तो हमने हर मोर्चे पर हमने जीत हासिल करी है। तो ये क्या कहेंगे, आज जो नमाज थी, आज आप लोग कह रहे हैं ये नमाज आखिरी थी क्योंकि अब आपको हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो वो क्या करते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं। आज हमारे लिए तो सबसे एक ही तय है कि आज कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये परिसर हिंदू परिसर है, हिंदू मंदिर है। हम बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये सब हम सकारात्मक बात है। मुस्लिम समाज का जो कहना है शहर काजी का कि एएसआई की रिपोर्ट को वो नहीं मानते हैं, जो भी सबूत है वो प्लांटेड है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कैसे देखेंगे इसे आप? भैया रास्ता पड़ा है, जाए, हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है, तो जाए, कहीं पे भी जाए। हम मशीन लड़ना पड़ेगी, वो तो मूर्ति लाएंगे और बिठाएंगे हम। हाँ, जो वैज्ञानिक तर्क है और सबूत है उसको तो नकारा ही नहीं जा सकता। वो हमको मतलब ही नहीं उनसे। क्या हमने जब देखा था क्या हाई कोर्ट के अंदर ऐसा फैसला था, उसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जीते हैं, हम तो हमारी जीत हुई है, हिंदू समाज की जीत हुई है। तो तस्वीरों में देख सकते हो उत्साह, उमंग, जोश, ये सब इकट्ठा आपको दिखाई दे रहा है। होली भी मनाई जा रही है और दिवाली भी मनाई जाएगी। तस्वीरें अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है और ये जगह पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। किसी भी तरीके का जो बैरिकेड से एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के फैसला आया है ये उम्मीद नहीं थी मुस्लिम पक्ष को भी कि इस तरीके का फैसला आएगा। इंडिया टीवी से बात करते हुए जो शहर काजी हैं वकार सादिक, उन्होंने अभी साफ तौर पर कहा है कि एएसआई ने जो सबूत बताए हैं वो दरअसल प्लांटेड थे, एक रूम से निकले, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है मुस्लिम समाज, इसलिए जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तस्वीरें उस जगह की है जहां पर मैं आपको सबसे पहले एक ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बैनर दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर अनुमति दी गई थी 2003 के एएसआई के आदेश पे, जिसमें मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश था। ये एएसआई का 2003 का आदेश था और शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाजियों के लिए ये जो परिसर था, जिस पर 2022 से लड़ाई चल रही थी कि ये मां सरस्वती देवी का, वाग देवी का मंदिर है या कमाल मौला मस्जिद है, इस आदेश को 2003 के इस आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आज खारिज कर दिया। बिल्कुल अमिताभ, तो यही बड़ी बात है कि आज जो फैसला सामने आया है उसमें 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया गया। और धार में इस वक्त ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, वैसे तो होली फागुन में आती है, लेकिन आज एक नया रंग धार पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनमोहक तस्वीरें और जश्न होना भी चाहिए जिस तरीके का फैसला इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए। तो जितनी बेसब्री से भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार हिंदू पक्ष के लोग कर रहे थे, उतनी ही बेसब्री से देश के 22 लाख से ज्यादा मेडिकल छात्र और उनका परिवार नीट एग्जाम की नई तारीखों का भी कर रहा था। सरकार ने आज न सिर्फ नीट री एग्जाम की नई तारीख बता दी है, बल्कि इसके साथ ही इस बात को भी माना है कि नीट एग्जाम सिस्टम की कमांड चेन में एक बड़ी चूक हुई है। सरकार ने इस पेपर लीक के साथ ही इसमें सुधार की भी पूरी जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की अनिश्चितता को खत्म करते हुए री नीट की नई तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। आज खुद शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इन तमाम बातों को बताया गया। अब नई जो तारीख सामने आई है वो 21 जून है। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक OMR से CBT थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज। बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूं। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। हाँ, निश्चित रूप में NTA को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए NTA में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि NTA में सुधार की जरूरत है। अब रीनीट होगा, एग्जाम की तारीख एक बार फिर से बता दी गई है और अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस नई तारीख पर अपनी तैयारी के साथ वापस से जाना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये कब तक चलता रहेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि क्या अब गारंटी मिलती है कि पेपर लीक नहीं होगा। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अब जिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अब्बास हैदर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनुराग ढांडा जी हमारे साथ हैं, आपका पक्ष रखेंगे। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी, आप ही के पास आ रही हूँ कि जवाबदेही आपकी बड़ी हो जाती है। नई तारीख बता दी गई है। भारत में तो स्टूडेंट्स के लिए तारीख पर तारीख एक न्यू नॉर्मल होता चला जा रहा है, यही समझे स्टूडेंट्स? रोमिता जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बहुत संवेदनशील और गंभीर विषय है और सरकार इसको पूरी गंभीरता के साथ ही ले रही है। हमारे देश के अंदर छात्रों का परीक्षाओं में जाना, छात्रों का भविष्य, इसको सुरक्षित लेने के लिए ही ऐसे कड़े कदम को उठाया गया। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी प्रेस करी, उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है, उन्होंने NTA में जो सुधार होने हैं उसको भी बताया है और जिस दौर में भारत था उस दौर से निकाल के लाने के लिए हम एक नई प्रक्रिया को लेकर के आए। अब उस नई प्रक्रिया में और सुधारों की आवश्यकता है, वो भी हमारी सरकार करेगी। मैं खुद सबसे युवा हूं आपके पैनल पर रोमिता जी, और मेरे को लगता है सबसे आखिरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी ने दिए होंगे तो मैंने दिए होंगे। और हम लोगों ने कैसे युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी एंजाइटी के फेस से जाता है, तो निश्चित तौर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सरकार उसी के लिए पेपर लीक के खिलाफ एक विशेष कानून भी 2024 में लेकर के आई। अब वो व्यापम वाला दौर नहीं है जहां पर लंबे समय तक पेपर लीक होते रहे, कोई पकड़ा ना जाए। ये पेपर कैंसिल करना, नीट का पेपर कैंसिल करना, ये कड़ा निर्णय भी नीट के जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके पक्ष में लिए वाला फैसला है। क्योंकि अगर कहीं एक खबर भी आएगी तो हम किसी एक भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि सरकार पूरी सजगता के साथ इस विषय को आगे ले रही है। हमने नए जो तारीख है उसका ऐलान किया है, कोई फीस किसी को जमा नहीं करनी, के साथ तो NTA बनाया गया था ना, और पूरी सजगता के साथ NTA बनाया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, इस तरह से पेपर लीक ना हो। जिस सजगता की आप बात कर रहे हैं उसी के लिए NTA बनाया गया था। सुधार सिस्टम का हिस्सा है, ये माना जा सकता है, लेकिन सिस्टम में जो लीकेज है, जो लूप होल है, जो साल दर साल आ रहा है, ये पहला पेपर तो नहीं है जो लीक हुआ है। अब जो एग्जाम 21 जून को होने वाला है उसको लेकर भी अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये गारंटी नहीं है कि वो पेपर लीक होगा। आप ये समझिए कि एक स्टूडेंट जो कि नीट की तैयारी करता है 2-3 साल, उसका परिवार भी मैं जोड़ दूं तो ये 22 लाख का आंकड़ा 1 करोड़ हो जाता है। जब बच्चा पेपर के लिए जाता है तो वहां पर तो एक लंबी चौड़ी पुलिसिंग होती है ना, जैकेट पहनकर आइए, मोटी जैकेट पहनकर मत आइए, बॉटल ट्रांसपेरेंट लेकर आइए, घड़ी मत पहनिए। लेकिन सिस्टम की पुलिसिंग की बात होती है तो वहां पूरा लीकेज हो जाता है। सर, वो लीकेज कैसा बंद होगा ये जानना चाहते हैं स्टूडेंट जो इंडिया टीवी देख रहे हैं इस वक्त। संवेदना तो आपकी है, लेकिन उस संवेदना से पेपर लीकेज तो नहीं रुक रहा है। रोमिता जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जितने मेजर्स, चाहे फिर वो NTA बनाने से लेकर के
प्रक्रिया में डिजिटाइजेशन करने से लेकर के तमाम प्रकार के मेजर्स, जिसमें पेपर पहले जहां सेंटर्स पर जाता है, जहां मिलना है, हाइब्रिड तरीका करना, सील की सजगता को देखना, या फिर एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट जो पहुंच रहा है उसमें कोई ऐसा विद्यार्थी अभ्यर्थी ना पहुंच जाए जो उसको लीक करने का काम, वो सारे मेजर्स इसीलिए हैं। ये 22 लाख 1 करोड़ का विषय नहीं है हमारे लिए। अगर 10 छात्र भी बैठेंगे तो भी पेपर क्लीन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी देश की व्यापक समस्या रही है रोमिता जी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मैंने आपके शो पर एक बहुत बड़ी बात कही, हम ये व्यापम वाला दौर नहीं है जहां 20 साल 22 साल तक चलता रहेगा। हमने अगर पेपर लीक की कहीं घटना आई, हमने उसकी तुरंत सीबीआई इंक्वायरी भी दी, हमने उसको पेपर को कैंसिल किया, हम तुरंत फिर से पेपर ले रहे हैं। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और सरकार कॉन्टिन्यूअसली इस बात को इंश्योर करेगी कि पेपर बिल्कुल बिना लीक कर हो। सरकार ने जिम्मेदारी ली है, शिक्षा मंत्री जी ने आकर के बात करी है। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नई तारीख के लिए अब तैयारी करनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अवस्थी भी जी हमारे साथ हैं। अवस्थी जी, एक नई गारंटी और एक नई तारीख है, इस पे विश्वास हो रहा है? देखिए, एक बात तो बड़ी साफ सी है कि आज देश के शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए और आमूलचूल परिवर्तन की बात की है, उससे विश्वास पैदा होता है। ये जो लोग, तमाम लोग इधर उधर के बैठ करके कि सड़क पर आ जाओ, जनजी कर लो, उन पर विश्वास नहीं है, और देश के नौजवानों का उन पर कतई विश्वास नहीं है। एक बात तो बड़ी साफ सी है। दूसरी बात बड़ी है कि जिस तरीके से अगले साल उन्होंने कहा कंप्यूटर बेस्ड होगा, एक बात, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है उसकी जगह एक ऐसी राष्ट्रीय एजेंसी होनी चाहिए। साल भर एग्जाम होते रहते हैं, डिफरेंट अलग अलग जगहों पर होते हैं। एक ऐसी विश्वसनीय टेस्टिंग एजेंसी बने जिसमें जिसकी जिम्मेदारी हो कि किसी भी हालत में लीक नहीं हो सकता पेपर। और आज टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सारी ऐसी सावधानियां बरती जा सकती हैं जिसमें लीक होने की कतई कोई गुंजाइश न रहे। जब इतने बड़े बड़े काम किए, मतलब मैं देख रहा था कि कोई बोल रहा था कि अगर हम चंद्रमा पे जा सकते हैं तो क्या हम एक एग्जाम नहीं करा सकते क्या? सवाल सिर्फ इस बात का है कि कितने हम गंभीर हैं इस विषय को लेकर के। सरकार की गंभीरता आज नजर आई है। इतने दिनों से जो हम ढुलमुल रवैया देख रहे थे, आज पहली बार मुझे लगा कि देश के शिक्षा मंत्री ने बहुत ही जिम्मेदारी से सारे सवालों का जवाब दिया, और भविष्य में इस तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, और जो हो चुका है उनके खिलाफ जो सख्ती से एक्शन लेने की बात है। ये दो बातें ऐसी हैं कि अगर सख्ती से एक्शन लिया जाए, उसमें चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो कोई व्यक्ति, उसमें जीरो टॉलरेंस न सिर्फ कही जाए बल्कि दिखाई भी जाए। अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग डांगा जी को जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। अनुराग जी, देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पैनल पर बैठ करके कैसे 22 लाख बच्चों की मुसीबत का मखौल उड़ाया जा रहा है, मैं उसको देख करके हैरान हूं। मतलब ये कहा जा रहा है कि बच्चों को इंसाफ मिल गया, दोबारा पेपर की डेट आ गई। इसमें बच्चों को क्या इंसाफ मिला भाई? उन्होंने इतनी मेहनत की, तैयारी की, पेपर देने गए, दे आए पेपर, उसके बाद रिलैक्स हुए, अब फिर आपने कह दिया कि पेपर देना है। नुकसान किसका हुआ? बच्चों का। पेपर लीक हुआ, नुकसान किसका हुआ? बच्चों का। दोबारा पेपर होने से नुकसान किसका होगा? बच्चों का। फायदा किसका हुआ? जिसने वो पेपर बेचा। मैं एक सवाल, मूल सवाल पूछना चाहता हूं सिर्फ, कि क्या एनटीए का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया? क्या जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बदल गए? क्या प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कुछ कहा, इस पेपर के बारे में? तो क्या बदल गया? जो पहले पेपर हुआ था और जो अब पेपर होगा, उसके बीच में क्या बदल गया? कैसे गारंटी लेते हो कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा? क्या वो जो राजस्थान में कुछ प्यादे पकड़े गए या महाराष्ट्र में कुछ नीचे के लेवल के लोग पकड़े गए, क्या उनकी एनटीए में पकड़ थी? क्या उन्होंने एनटीए में जाके पेपर लीक करा दिया? सारा सिस्टम वही है जहां से पेपर लीक हुआ था। सारे लोग टॉप पे वही बैठे हैं जिन्होंने पेपर लीक कराया सुनियोजित तरीके से, लेकिन बच्चों को दोबारा एग्जाम देने के लिए कह दिया गया। क्या गारंटी है कि इस बार पेपर नहीं बिकेगा? इस बार तो चलो आउट हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया तो कैंसिल हो गया। क्या गारंटी है कि इस बार वही सिस्टम दोबारा पेपर नहीं बेचेगा सीक्रेटली, और 22 लाख बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो घर बैठे रह जाएंगे, और जिन्होंने पेपर खरीदा वो लोगों का एडमिशन हो जाएगा? चलिए, आपके सवाल को मैं लिए चलूंगी सिद्धार्थ जी के पास और उनसे पूछूंगी कि क्या बदल गया है तारीख के अलावा, जो रीनीट हो रहा है उसमें क्या बदलने जा रहा है? सवाल उनसे जरूर पूछूंगी, लेकिन अब्बास हैदर जी की एक रिएक्शन जरूर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। अब्बास हैदर जी, जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जा रही है, लेकिन आप ये समझिए कि ये कोई स्कूल का एग्जाम तो है नहीं,
नेशनल लेवल का एग्जाम है, वहां पर अगर पेपर लीक हो जाता है तो आप उस बच्चे की मानसिकता को भी तो समझेंगे ना, जिसने 2 साल तैयारी की है, जिसका पेपर अच्छा गया है, जिसके घर वाले ये सपना देख रहे हैं कि अब बेटा और बेटी डॉक्टर बन जाएगा। उनके सपनों की यही कीमत है कि आप एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे, आप री एग्जाम करा लेंगे और बच्चा एक बार फिर से तैयार होकर पहुंच जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पर और उस सारी प्रोसेस का जहां पर स्कैनिंग होती है उसे भी फेस करेगा और फिर से अच्छे से एग्जाम देकर आएगा। टीवी को उठाने के लिए देखिए ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और हमारा ये मानना है कि ऐसे विषय पर राजनीति होनी चाहिए। ये विषय देश के 24 लाख नौजवानों और उनके परिवारों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके भविष्य को लेकर के बहुत संवेदनशील है और ये कोई पहला बार नहीं है कि कोई पेपर लीक हुआ। इससे पहले 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो पिछले 7 साल में हमारे देश में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिनसे 1,17,00,000 जो युवा है वो प्रभावित हुए और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। देखिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हो गया, लेकिन हम बार बार ये क्यों सुनते हैं कि फलाना पेपर लीक हो गया, ARO का हो गया, RO का हो गया, UPTET का हो गया, UPPSC का हो गया और आपका नीट का हो गया। आपने जो आंकड़ा दिया है, क्योंकि अब्बास जी आपने जो आंकड़ा दिया है ना उसी आंकड़े पर जा रही हूं मैं। सिद्धार्थ जी यहाँ पर अब्बास जी बोल रहे हैं कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। 10 साल से तो आपकी सरकार है। नहीं रोमिता जी, ये आंकड़ों पर राजनीति करके खेलने का विषय नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता के साथ माफी मांगते हुए इस बात को कहता हूं। आंकड़े में 2013 से पुराने गिराने लग जाऊंगा तो ये तो बैठ भी नहीं पाएंगे। व्यापन का दौर कौन सा था, टेट का पेपर लीक होता था वो कौन सा दौर था, 2000 से ऊपर पेपर लीक की घटना, वो ये आंकड़ों का खेल नहीं है। देखिए आप समझिए, मैं बड़ा एक संवेदनशीलता से एक बात कहता हूं। छात्र देख रहे हैं अभी आपका शो और छात्र आपके शो को देख करके, मैं भी अनुराग ढांडा जी की बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब पेपर फिर से हो रहा है, इसमें छात्रों का क्या लाभ है। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर यह पता चल गया कि पेपर लीक हुआ है तो पेपर फिर से ना करवाया जाए। जिसने पेपर लीक किया उसकी तो हमने कहा है किसी को नहीं बख्शेंगे नीचे से ऊपर तक, और जिम्मेदारी ली है सरकार ने। हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि ये पूरा सिस्टम इसलिए लाया गया ताकि पेपर लीक ना हो सके। जिम्मेदारी पर तो अगर आपकी घटना हो गई, सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, तो जिम्मेदारी तो आपकी लेंगे। मैं तो उस नुकसान की बात कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स का हुआ है। आप सिस्टम में सुधार की तो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन मैं उस नुकसान की बात कर रही हूँ जो उस बच्चे का हुआ है, जो उन पेरेंट्स का हुआ है। आप भी जानते हैं कि जब कोई भी बच्चा इस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो वो सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, उसके साथ परिवार होता है, उसके साथ वो पिता होता है जिसने शायद 2 साल से नया जूता नहीं खरीदा है, वो माँ होती है जिसने पूरे साल में कोई त्योहार नहीं मनाया है बस इसलिए ताकि उसके बच्चे की पढ़ाई प्रभावित ना हो। वो पूरा परिवार एक सपना देख रहा होता है। सर, मैं उस सपने की कीमत आपसे जानना चाह रही हूँ। सिस्टम में सुधार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो नुकसान अभी हुआ है क्या उसकी भरपाई उन फैसलों से हो सकती है जो आज आप ले रहे हैं? और क्या आप ये गारंटी दे रहे हैं कि जिन सुधारों की आप बात कर रहे हैं उसके बाद पेपर लीक नहीं होगा भारत में? देखिए रोमिता जी, आपने जिन सपनों की बात करी, निश्चित तौर पर उन सपनों की कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये एक परिवार के लिए कितना बड़ा विषय होता है इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। एक छात्र के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है इसकी कोई कीमत नहीं लगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। सरकार की मंशा केवल यह है कि कोई पेपर लीक ना हो, हमारा सिस्टम दुरुस्त हो, अगर कहीं लीक हुआ है वो कोई छात्र उससे प्रभावित ना हो। हमारे लिए ये डबल एज सॉर्ड पे चलने जैसा है। हम पूरे ये एक सोशल इविल से लड़ रहे हैं रोमिता जी। यहां पर बड़े बड़े गिरोह हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो वर्षों से 30-40 सालों से उनका धंधा यही चला आ रहा है कि वो लेकर आ रहे हैं। जब एनटीए लाया गया था उसकी मंशा केवल यही थी कि हम प्राइवेट, हमको लोगों पे ना जाना पड़े, हम सरकार की कोई एजेंसी बनाएं वो जिसको मॉनिटर करे। आज जिन सुधारों की बात की जा रही है ये सुधार लॉन्ग टर्म है। हमने इस बार भी, आप पेपर में कहेंगे टेक्नोलॉजी का प्रयोग, सीसीटीवी की एआई से मॉनिटरिंग करी जा रही थी। हमने जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके कि कोई छात्र पे ना, उसमें अगर ये पेपर लीक हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई इफ एंड बट की सिचुएशन ही नहीं है। जब शिक्षा मंत्री आपको आकर के कह रहे हैं कि सरकार पूरी जिम्मेदारी ले रही है, अब आप कॉन्फिडेंस रखिए। आप ये अगली जो तिथि तय करी गई है सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई पेपर लीक ना हो। हम युद्ध स्तर पर इन माफिया और गिरोह से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम युद्ध स्तर पर जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। हमने प्रीमियर एजेंसियां देश की उनके पीछे लगाई है। सजा की बात की है, आपके सजा की बात की है तो मैं उतना आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूं। नहीं है रोमिता जी, अवस्थी जी के पास चलती
जानती हूँ, सजा की बात हो रही है अवस्थी जी यहाँ पर, कितनी सजा है? पेपर लीक करने की कितनी सजा है, कितना जुर्माना है? ये काफी है? क्यों हम इस तरह का प्रावधान नहीं लेकर आ पा रहे हैं कि पेपर लीक करने वालों के हाथ कांपे कि अगली बार वो पेपर लीक ना करें? कितनी सजा है? नहीं, रोमिता जी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे हैरत होती है जो आज ये कह रहे हैं कि दोबारा से देना पड़ेगा उन अरे भाई, एक बात है कि लीक हुआ है, दोबारा से देने के लिए कहा गया है ना उसको। कोई ये पेपर जो है कोई बाई चांस नहीं होता है। जिसने लगातार पढ़ाई की होती है वो आता है। जो इस बार भी टॉप कर सकता था, जो इस बार भी क्लियर कर सकता था, वो अगले पेपर में भी करेगा। क्या चाहते हैं कि ये मतलब लीक होने के बावजूद कह देते कि नहीं जी चलो लीक हो गया कोई बात नहीं, जो रिजल्ट आएगा आने दो, ये कहना चाहते हैं? दोबारा पेपर क्यों हो रहा है, दोबारा एग्जाम क्यों हो रहा है? मतलब हैरत की बात है, यहाँ पे लीक होने के प्रूफ के बावजूद कह रहे हैं दोबारा पेपर क्यों हो रहा है। ये कैसी मानसिकता है? ये एक बात। दूसरी बात, आपकी बात बड़ी साफ है, आपकी बात बड़ी सही है, और किसी भी एक जेन्युइन आदमी की बात बड़ी साफ होगी कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। जहां तक मुझे ख्याल है कि 2024 के बाद शायद कोई कानून बना था जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माने की बात हुई थी और 10 साल की सजा की बात हुई थी। वो कानून होगा अभी और उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई भी होगी। अगर अभी भी मैं कहता हूं कि कानून नहीं है तो और सख्त कानून बनाए, जितने सख्त कानून बन सकते हैं बन जाए, क्योंकि इसमें एक बात बड़ी साफ है, ये सामान्य अपराध नहीं है, ये कानून है। ये वाकई मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ लोगों के साथ किया गया अपराध है। ये एक छोटा मोटा अपराध नहीं है। उन लोगों को जो 2-3 साल से कोचिंग संस्थानों में थे। हो पाई थी अवस्थी जी। अनुराग जी, बड़ा सवाल यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि भाई इस पूरे मुद्दे पे राजनीति हो रही है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं इतने संवेदनशील मुद्दे पर। सिद्धार्थ जी आरोप लगा रहे हैं, मुद्दे पे करते हैं, इस मुद्दे पे नहीं। देखिए, मैं सिद्धार्थ जी से ये पूछना चाहता हूं कि 2 बच्चों ने, एक ने गोवा में और एक ने उत्तर प्रदेश में, जिनकी खबर आई है, 2 बच्चों ने स्ट्रेस में सुसाइड कर लिया ये पेपर कैंसिल होने के बाद। मैं सिद्धार्थ जी से पूछना चाहता हूं उनके परिवार को क्या जवाब देंगे ये लोग? ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्री ने आके कह दिया, बस उनकी बात पे विश्वास कर लो। 2017 में पेपर कैंसिल हुआ, पेपर लीक हुआ, इन्होंने कहा कि विश्वास कर लो अगली बार नहीं होगा, कर लिया विश्वास। 21 में लीक हुआ, कहा अगली बार नहीं होगा, विश्वास कर लो। 24 में लीक हुआ, कहा अगली बार नहीं होगा, विश्वास कर लो। अब फिर कह रहे हैं अगली बार नहीं होगा, विश्वास कर लो। अरे बदला कौन? एनटीए वही, मंत्री वही, फिर पेपर लीक होगा। लेकिन इस बार ये सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया में ना आए ताकि कैंसिल ना हो। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे घर पे बैठ के, वो फिर ठगे जाएंगे। पेपर उसी का क्लियर होगा जो खरीद सकेगा इन लोगों से लाखों रुपए देके। मैं ऐसा बिल्कुल डंके की चोट पे और तथ्यों के साथ कह रहा हूं, पेपर हर साल लीक हो रहा है, हर साल। अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आ रहा है? पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? लाखों बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो घर बैठे रह गए, और जिन्होंने पेपर खरीद लिया वो चले गए कॉलेज में। तो इसका मतलब यह कि पेपर फिर लीक होगा इस बार, और इस बार ये सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया में नहीं आए ताकि कैंसिल नहीं करना पड़े। पैसे ये फिर भी कमाएंगे क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं बदला, ना एनटीए बदला, ना मंत्री बदला। स्टूडेंट्स फिर ठगे जाएंगे। ये कब तक चलता रहेगा? सुनियोजित तरीके से बीजेपी की सरकार पेपर लीक करा रही है, उससे पैसे कमा रही है। इसमें कोई जवाब दे रहे, जवाब सुन लेते हैं। सिद्धार्थ जी जवाब दे रहे हैं, जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं यहाँ पर। तब तक दोबारा सिस्टम में ठीक नहीं हो सकता पेपर। ठीक है, बोलिए सिद्धार्थ जी। देखिए रोमिता जी, मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक बयान किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो सकता जो आम आदमी पार्टी दे रही है। इनके नेता ने जिस प्रकार से इस पूरे इशू को पॉलिटिसाइज करना शुरू किया है, मुझे लगता है सबसे शर्मनाक है। जी तो मत करने दीजिए ना, पेपर मत दीजिए, राजनीतिकरण मत करने दीजिए, सड़क पे आ जाइए, बोल दीजिए कि भारत में अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, मुंह बंद कर दीजिए ना सर। इनको बोलिए कि पेपर लीक नहीं होगा भारत में। आज आप गारंटी दे रहे हैं, इंडिया टीवी पर आप गारंटी दे रहे हैं, मुंह बंद करिए। अरे क्या कीमत है इनकी गारंटी की? बिल्कुल रोमिता जी, क्यों नहीं पद छोड़ते? बिल्कुल, पर आप जो ये आरोप लगा रही हैं, ये सर, जो आरोप मैं आपके बीच में आरोप नहीं लगा रही। अनुराग जी कह रहे हैं कि आप लोग अगली बार ये सुनिश्चित करेंगे कि ये बात पब्लिक डोमेन में रहे। मेरा आरोप नहीं है सर, अनुराग जी कह रहे हैं। बात पूरी करें अपनी। मैं जानता हूं अनुराग जी का है, तो अनुराग जी ये कहना चाहते हैं कि हम आज सुनिश्चित नहीं कर सकते, अगली बार करेंगे। क्या शर्मनाक बात हुई है ये? क्या आपकी क्या सोच हुई? हम एक माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम ऐसे लोगों, एक इतनी सी खबर आने पर सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया और आप कह रहे सरकार पेपर कैंसिल करवाती है।
ये शर्मनाक है, ये राजनीतिकरण है। आप बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं और मासूम बच्चे जो पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ढाल बना करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, उन पर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। आपको लगता होगा कि नीट के छात्र ये देख नहीं पा रहे। नीट के छात्र आपका जो चेहरा है, उस चेहरे के नकाब को उतार करके आपके असल चेहरे को देख पा रहे हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप दो तरफ की बात नहीं कर सकते। सरकार ने पेपर कैंसिल किया, वो भी गलत, और सरकार पेपर कैंसिल नहीं करेगी अगली बार, वो सही। ऐसा सरकार चाहती, ऐसा कैसे होगा? इतना सा पेपर की खबर लगने पर भी सरकार मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए, पेपर कैंसिल करके फिर से पेपर करवा रही है, ताकि जिन माफियाओं के साथ अब मैं भी आरोप लगा सकता हूं, खबर छपी है कि जो लोग पकड़े गए हैं, उन लोगों की उन्होंने पिछले साल भी पेपर लीक कराया था, लगा सकता है। 5 बच्चे उससे सेलेक्ट हुए थे। इसका मतलब पेपर पिछले साल भी लीक हुआ था, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। के विद्यार्थियों, बच्चों के साथ धोखा हुआ। देश भर में हमारे अगली बार भी होगा। है कि हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, उसको लेकर सरकार के क्या कदम है, सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है, लेकिन इस पर बहस के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इससे उन बच्चों का भविष्य नहीं संवरेगा जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार शायद जब वो नीट का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। अब्बास हैदर जी, यहाँ सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि हम लोग तो माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, प्राइवेट माफियाओं के खिलाफ 40 सालों से लड़ रहे हैं। आप लोगों को तो तारीफ करनी चाहिए कि जैसे ही आई खबर वैसे ही पेपर को रद्द कर दिया गया। अब तैयारी भी हो रही है कि फिर से पेपर रोमिता जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं भी जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल केंद्रीय लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा कराता है, कभी हम लोगों ने नहीं सुना कि यूपीएससी की परीक्षा लीक हुई हो। लेकिन क्यों ये परीक्षाएं जो भारत सरकार कराती है वो लीक होती है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, सरकार के अधीन नहीं आता, ऑटोनॉमस है। लेकिन जो परीक्षाएं सरकार कराती है वो लीक होती हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इन पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए इतने जो हमारे देश के 24 लाख युवाओं का विषय है नीट। आपने कहा आज जो है शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सीबीटी मॉडल पे कराएंगे। पहली सीबीटी मॉडल पे परीक्षा जो हुई थी वो वर्ष 2009 में हुई थी, कैट की। उसके बावजूद अब तक सीबीटी मॉडल में परीक्षा क्यों नहीं कराई गई? जेईई की ऑलरेडी सीबीटी मॉडल में होती है, ताकि ये भ्रष्टाचार जो है वो फल फूल सके सरकार में, इसलिए सीबीटी मॉडल से दूर रखा गया। 1700 रुपए आप वापस कर रहे हैं जो नीट के अभ्यर्थी हैं उनको, उनके परिवारों ने जो फाइनेंशियल सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, ट्यूशन में लाखों रुपए, उनकी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तमाम तरीके के एक्सपेंसेस है। क्या सरकार उनके लिए कुछ चिंताजनक है? आप देखिए, चाहे एनटीए के डायरेक्टर जनरल से लेकर शिक्षा मंत्री की में किसी की भी जवाबदेही तय हुई? क्या किसी भी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई सरकार में? आज सिद्धार्थ यादव जी व्यापम की बात करते हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई मध्य प्रदेश में, वो आपकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। आज वो मामला एकदम दब गया। लेकिन आप ये आज आप इस मामले को ओन करने के बजाय आप आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। हमारा ये कहना है कि लगातार अगर देश में पेपर लीक हो रहे हैं, करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, तो आपकी सरकार पेपर लीक रोकने में देश में कमजोर है, नाकाम है। और नाकाम इसलिए है क्योंकि आप खुद मिले हुए हैं, आप प्रीवी हैं उन पेपर लीक माफियाओं के साथ, तभी ये संभव हो पा रहा है देश में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेपर लीक है जो सरकार से अलग हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें कभी हमने नहीं सुना कि पेपर लीक हुआ हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है। लेकिन वही पेपर लीक क्यों होते हैं जो भारत सरकार या जो प्रदेश की सरकारें हैं वो कराती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब जिम्मेदारी से देना चाहिए। राजनीति ये सवाल लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अवस्थी जी, एनटीए एग्जाम के 2 दिन पहले जब इस तरह की अफवाहें आती हैं कि गैस पेपर लीक हो गया है और गैस पेपर जो है वो अब रोटेट हो रहा है मार्केट में है, तो एनटी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया था जिसमें कहा गया था कि ये कोई स्कूल का एग्जामिनेशन तो है नहीं, ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से निश्चिंत रहें और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करें। हालांकि बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था और उसके बाद गैस पेपर की बात सामने आई और पेपर को रद्द करना पड़ा, एग्जाम दोबारा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि अभी ये पूरा मामला जो है वो लाइमलाइट में है, इसमें कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कितने ऐसे केसेस होंगे? इससे पहले भी आपने पेपर लीक के बहुत सारे केसेस सुने होंगे। छोटी मछलियों को तो पकड़ लिया जाता है ना सर, कब उनकी बेल होती है, कब वो कानूनी प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, वापस से वो सिस्टम में आते हैं और फिर तैरने लगते हैं और फिर से सिस्टम को लीक करने का काम करते हैं। ये जो पूरा कुचक्र है ये कैसे रुकेगा? इस पर कब बात होगी? ये ऐसा है कि मैं अब्बास साहब को बता दूं और बाकी लोगों को बता दूं कि ऐसा यूपी की पुलिस भर्ती परीक्षा में हुआ था। उसके बाद योगी जी ने परीक्षा कराई और मजाल है कि कोई मक्खी भी ये कह दे कि अंदर घुस गई हो, करवाई ना योगी जी ने।
और करवाई ना। अरे आप चुप क्यों हो गए ना? उसके बाद योगी की बात आती जो है ना, यूपी की बात 50 पेपर लीक हुए हैं योगी जी की मैं सरकार आपके में। बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला नहीं ना। तो गलत तथ्य मत प्रस्तुत करें, आपसे ही गुजारिश है। क्या पुलिस भर्ती परीक्षा में कोई किसी तरीके की कंप्लेंट आई है क्या? क्या पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर नहीं लीक हुआ, दरोगा का पेपर नहीं लीक हुआ, लेखपाल का पेपर नहीं लीक हुआ, बीडीओ का पेपर नहीं लीक हुआ दोबारा हुई है। मजाल है कि वहां पर दोबारा होती है तो आखिर पिस्ता कौन है? जो लोग परीक्षा देते वो पिस्ते की सरकार पिसती है। दोबारा सरकार को तो डबल पैसा मिलता है। इस बार तो आपका एहसान है कि आप डबल पैसा नहीं ले रहे हैं। अब मैं बता दूं अब्बास साहब, अब आपको सुना देता हूं। मैं अब चाहता नहीं था। आपकी पार्टी वो है जिसने कल्याण सिंह जी जब नकल विरोधी कानून बनाया था उसको आकर के क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था। खुलेआम नकल करो। अरे कानून तो 2024 में भी बनाया है, लेकिन क्या हुआ? आपकी पार्टी क्या हुआ उस आपकी कानून का? पार्टी है ये। बनने के बाद कितने मैं करना नहीं चाहता था, मैं राजनीति करना नहीं चाहता था। बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इस सरकार समय की इसमें नीयत राजनीति करना नहीं चाहता था, लेकिन आपकी पार्टी वो पार्टी है जिसने कहा था खुलेआम नकल करो, खुलेआम नकल करो, नकल करो, किसी पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जब विसल ब्लोअर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये वो पार्टी है। देखिए विडंबना यही है, यहाँ पर जब हम छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं तब हम ये बता रहे हैं कि आपकी सरकार थी तो ये पेपर लीक हो गया था, आपकी सरकार थी तो वो पेपर लीक हो गया था, लेकिन यहाँ पर छात्रों की मानसिकता की कोई बात नहीं कर रहा है, छात्रों के भविष्य को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। सिद्धार्थ यादव जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पेपर तो हम फिर से करवा ही रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं ली जा रही है, एनटी में सुधार भी होगा, लेकिन क्या अब जो 21 जून को पेपर होने जा रहा है उसको लेकर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है? पूरी तैयारी है आप लोगों की? कहीं कोई लूप होल तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल रोमिता जी, मैं आपके माध्यम से जितने भी छात्र विद्यार्थी नीट के अभ्यर्थी शो को देख रहे हैं, मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार पूरी सजगता के साथ इस पेपर को करवा रही है और हम इंश्योर करेंगे कि पेपर बिल्कुल लीक ना हो। कोई दो राय नहीं है इसमें। जब शिक्षा मंत्री आकर के देश को संबोधन कर रहे हैं और देश के सामने बातचीत कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो समाधान इसमें लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार के कदम लिए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहे हैं, ये सरकार की सजगता को दिखाता है। ये सरकार नीति से चलने वाली सरकार है। ये कोरी राजनीति जो आपके शो पर बैठ करके शर्मनाक ढंग से की जा रही है, ये उस प्रकार का काम नहीं है। बार बार आंकड़ों का खेल दिखा करके बार बार ऐसा यूपीएससी का पेपर नहीं लीक होता, एनटीए का। अरे आपने यूपीएससी में कितने बच्चे बैठते हैं और नीट में कितने बच्चे बैठते हैं? बोलिए जरा। 6 गुना 7 गुना ज्यादा। नीट का पेपर देश का सबसे बड़ा पेपर है। हमने अनाउंस किया अगर कि हम उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद कम बैठे हैं सर, कहां की बात कर रहे हैं भैया? आप सुने, आपको नहीं 11-12 लाख यूपीएससी में बैठे हैं सर। आप सुनना नहीं चाहेंगे, आप सुनना नहीं चाहेंगे, आप गलत बात आपको कर रहे हैं। उत्तर, अरे उत्तर भी सुनना पड़ेगा। यूपीएससी के फाइनल, अरे आपको देखिए रोमिता जी, मैं इस ढंग से डिबेट नहीं कर सकता, संवेदनशील विषय है, छात्र सुन रहे हैं, आपकी राजनीति सुनने नहीं आए हैं। आपको आपके बैठ करके अखिलेश बाबू के गान को सुनने नहीं आए हैं, वो अपनी बात को सुनने आए हैं। आपको सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। समस्या क्या है यहाँ पर रोमिता जी? आप बार बार कह रहे हैं, चलिए एक एक करके आप लोग अगर अपनी बात रखेंगे तो आप अपनी बात डिलीवर कर पाएंगे, लोग समझ पाएंगे कि आपका पक्ष क्या है। इस तरीके से तू मैं करके किसी का भविष्य नहीं बनने वाला है। सिद्धार्थ यादव जी, झूठ तो ना बताएं, मैं अपनी बात कहूं, 11-12 लोग यूपीएससी में बैठते हैं। देखिए रोमिता जी, मैं 15 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। पहली बात तो आप तय नहीं करेंगे मैं क्या बोलूंगा। आपके समय में एक शब्द कोई नहीं बोला था। आप संवेदनशील भी रहिए और तमीज भी रखिए, बदतमीजी मत करिए शो पर। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आज अगर सरकार इस प्रकार से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करके जिस प्रकार के मेजर्स लिए गए हैं पहले और जिस प्रकार के लिए जाएंगे आगे, अगर छात्रों को आकर के वो बता रही है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बता रही है, ये वो समय है जब एक मंच पर आकर के सब लोग छात्रों को संबल प्रदान करने का काम करें। ये वो समय नहीं है जब राजनीति करी जाए, ये वो समय नहीं है जब छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए, अपने आकाओं को दिखाने के लिए टीवी पर जाकर के गैस लाइटिंग करी जाए। ये वो समय नहीं है। हमारे देश की एक बड़ी संख्या का छात्र फिर से पेपर देने जा रहा है। सरकार ने तिथि अनाउंस करी है, सरकार ने उसका प्रावधान अनाउंस किया है, जो मेजर्स दिए जा रहे हैं उसको अनाउंस किया है। आपका काम भी है कि आप छात्रों को संबल दें। निश्चित तौर पर यह पेपर सील प्रूफ किया जाएगा, लीक प्रूफ किया जाएगा, किसी प्रकार का
कोई लीक इस सिद्धार्थ पेपर में यादव नहीं जी, होगा। बहुत छात्र अच्छी बात confidence इस आपने पेपर कही पर। और ये मुझे सुनकर माफ कीजिएगा किसी राजनीतिक भाषण से कम नहीं लग रहा है जिस तरीके के संबल की बात आप कर सवाल रहे पूछना हैं। लेकिन ये बदतमीजी नहीं है, संबल रोहित जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि अगर ये सजगता और ये जो संबल आप स्टूडेंट्स को देने की बात कर रही है एग्जाम से पहले दी होती ना, तो आज बच्चे इस तरीके से मौत को गले नहीं लगा रहे होते, वो डिप्रेशन में नहीं जा रहे होते, आज वापस से वो री एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होते। तो ये जो सजगता की आप बात कर रहे हैं ना, वो अगर एग्जाम से पहले दिखाई गई होती तो ज्यादा अच्छा होता। हालांकि आपने कहा है कि आगे इस तरीके से कुछ नहीं होगा और इस तरीके से पेपर लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी आप खुद दे रहे हैं। लेकिन अनुराग डांडा जी, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ना इस तरह के एग्जाम में, और फिर ये कहा जाता है कि इसकी सरकार में ये पेपर लीक हो गया, इस सरकार में वो वाला पेपर लीक हो गया था। मतलब आरोप प्रत्यारोप के बीच में छात्र कहां जाएगा? उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? सरकारें आपस में ही लड़ती रहेंगी बस। देखिए, सिद्धार्थ जी ने अभी इतना बड़ा राजनीतिक भाषण दिया। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं 100% इस बार भी पेपर लीक होगा। सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा ये सवाल है, लेकिन पेपर 100% लीक होगा। मैं क्यों कह रहा हूं 100% लीक होगा? आप लीक करेंगे? ना मंत्री बदला जिसके अंदर पेपर लीक हुआ था, ना एनटीए का कोई अफसर बदला जिसके अंडर, 1 मिनट सिद्धार्थ जी बीच में मत बोलिए, ना एनटीए का कोई अफसर बदला, ना सरकार की मशीनरी में कोई पकड़ा गया जिसने पेपर लीक किया था। राजस्थान में जो व्यक्ति पकड़ा गया वो कह रहा है कि पिछले साल भी उसने पेपर खरीदा था, 5 बच्चों का सिलेक्शन कराया था, पिछले साल तो पेपर कैंसिल नहीं हुआ। चलिए, समय की थोड़ी सी कमी है, पिछले साल भी समय की थोड़ी सी कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें पॉइंट यही था, सवाल यही था कि आखिर ये जो प्राइवेट माफिया है जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी, पेपर लीक कब रुकेगा? हालांकि सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।